अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम ड्रग क्लासिफिकेशन कर रहे थे। आज हम लास्ट टाइम हमने एंटीबैक्टीरियल किया। इस बार हम देखते हैं कि जीआईटी सिस्टम के लिए कौन कौन सी डिसऑर्डर्स के लिहाज से कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं। आज के लेक्चर में वो देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे एमेटिक्स क्या है, एंटी एमेटिक्स क्या है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स, जीआईटी के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं जब जीआईटी के डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं उसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी डिसऑर्डर कौन से हैं। तो प्राइमरी डिसऑर्डर में सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो एसिड है वो म्यूकोजल स्टमक की म्यूकोजल लाइन को डैमेज करना शुरू कर देता है, जो कि पेप्टिक अल्सर काज करवाता है। और दूसरे नंबर पे ये जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो ये कि आपकी जो जीआईटी की मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या जीआईटी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। जब ज़्यादा हो जाएगी जीआईटी की मूवमेंट तो डायरिया होगा, और अगर कम होगी मूवमेंट तो उसको कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। ड्रग यूज टू कंट्रोल गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड सेक्रीशन। अब गैस्ट्रिक एसिडिटी जो कि इंक्रीज होके आपके लिए पेप्टिक अल्सर काज कर रही थी, आपके स्टमक में जो उसकी म्यूकोजल और प्रोटेक्टिव लाइन कवरिंग थी, लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, उसको डैमेज कर रही थी। उसको बचाने के लिए, एसिड के अटैक से बचाने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी हैं। द एसिडिक नेचर ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज एसेंशियल फॉर एक्टिवेटिंग डाइजेस्टिव प्रोटीज एक्टिविटी एंड कंट्रोलिंग इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। अब एक्चुअल में हमें एसिडिक नेचर चाहिए क्यों गैस्ट्रिक जूसेस की, क्योंकि उसी एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से जितने भी इंजाइमल एक्टिविटी हैं, जितनी भी बैक्टीरियल एक्टिविटी हैं, वो एसिडिक नेचर की गैस्ट्रिक जूस की एसिडिटी की वजह से वो इन्हांस हो रही हैं। If excessive amount of acid are produced or if normal production of mucosa is disturbed, और अगर ऐसी कंडीशन जिसमें एसिडिक जो प्रोडक्शन है गैस्ट्रिक जूसेस की वो इंक्रीज हो जाए, या जो स्टमक की म्यूकोजल लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो वो दोनों में क्या करती हैं, पेप्टिक अल्सर काज करती हैं, स्टमक का अल्सर काज कर देती हैं, जिसमें है एसोफेगस, स्टमक और ड्यूटीनम, तीनों के जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, म्यूकोजल लाइनिंग है, वो इफेक्ट हो जाती है और बर्निंग या ब्लीडिंग ऐसी सिम्टम काज करती है। एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है जिसको डिस्पेप्सिया बोलते हैं। इनडाइजेशन, खुराक हजम नहीं होती। गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स, heartburn sensation caused by leakage of gastric acid into the distal esophagus। होता क्या है, जो आपका नॉर्मल रिफ्लेक्स है वो रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी काज होती है। अब इन सब के लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, एंटासिड। एंटासिड्स का क्या मतलब है, इसका लफ्जी मतलब है कि ये एसिड के खिलाफ काम करेगा। कैसे काम करेगा कि इसके एंटासिड्स में बेस होती है, ये बाय नेचर बेसिक इन नेचर होती है, तो इसके अंदर कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के साल्ट्स होते हैं। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके इनका कॉम्बिनेशन में एक बेस तैयार की जाती है, जो कि जो स्टमक के पास मौजूद HCl है उसके H आयन के साथ जाके रिएक्ट करती है और उसकी pH को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब बेसिक स्ट्रेटजी क्या है इसके पीछे, कि जो भी एंटासिड होगा HCl के साथ रिएक्शन करके, HCl जो स्टमक में मौजूद है, एंटासिड वो जो हम एज ए ड्रग क्योर के लिए एज ए ड्रग लेंगे वो एंटासिड है। तो एंटासिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना देंगे। अब जो एंटासिड है उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के
एंटीसिड मौजूद हैं, ये सारे HCl के साथ रिएक्शन करके अपने रिस्पेक्टिव साल्ट्स बनाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। अब जो एंटासिड का यूज है वो बताया हुआ है। एंटासिड्स यूज टू ट्रीट एपिसोडिक माइनर गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, इंडाइजेशन, हार्टबर्न, ऑफन अकम्पनाइंग ओवर ईटिंग। अब जब भी किसी को एसिडिटी होती है, जो कोई भी ओवर ईटिंग हो जाए, तो उसके लिए एंटासिड यूज किया जाता है। जो एसिडिटी है उसको हार्टबर्न भी बोलते हैं। एंटासिड्स आर अब्यूज एज ए मिस यूज्ड बाय पीपल अगेंस्ट पुअर ईटिंग हैबिट्स। अब क्या होता है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उनको पता है कि ज़्यादा खाएंगे बदहज़मी हो जाएगी, बदहज़मी की दवाई क्या है, एंटासिड है। तो जैसे एक म्यूकन सिरप है, जो वो जब भी कोई खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो वो म्यूकन ज़्यादा पी लेते हैं, ताकि उसकी जो खाना खाया है वो उसका बैड टेस्ट ना आए। मेरी इसी तरह आम रूटीन में जो है लोग वो भी इसी तरह करते हैं कि जो मेरी फ्रेंड थी वो भी इस तरह करती थी कि पिज़्ज़ा खा लेना है, इंजॉय करना है पिज़्ज़ा को, और उसके बाद उसने म्यूकन का सिरप पी लेना है। तो इस तरह वो बचती थी इस चीज़ से कि उसको एसिडिटी ना हो। तो इस तरह जो लोग इस एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, तो उनके लिए फिर ये जो एंटासिड का वो मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर ये जो एंटासिड है ये टॉलरेंस क्रिएट कर लेता है। द प्राइमरी एंटासिड कैन बी क्लासिफाइड एज एल्यूमिनियम containing, मैग्नीशियम containing, कैल्शियम कार्बोनेट containing, सोडियम बाइकार्बोनेट containing, और इन सब का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो हमने पीछे सारे लिस्ट पढ़ी कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरह के जो फार्मूलाज हो गए ये कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किए जाते हैं एंटासिड में। These drugs are typically taken orally, either tablet or as a liquid oral suspension। अब इन ड्रग को सिरप की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में भी लिया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन काज करता है। कैसे? जो एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड हैं वो कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं। मैग्नीशियम कंटेनिंग जो एंटासिड हैं वो डायरिया काज करते हैं। ठीक है, एसिड रिबाउंड फिनोमेना होता है। अब ये चूँकि हम जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं एंटासिड, ये किसके लिए कर रहे हैं कि एसिड के लिए ये क्या करेगा, एसिड के जो प्रोडक्शन है उसको कंपनसेट करेगा। अब होता क्या है कि जब एसिड रिबाउंड फिनोमेना में जब एसिड की प्रोडक्शन को कंपनसेट कर रहे होते हैं, स्टमक के अंदर के जितना एसिड रिलीज हो रहा है उसको हम बेसिक बना रहे हैं, तो जो स्टमक के सेल हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट को जज करके वापस एसिड मज़ीद रिलीज करते रहते हैं। जब हम ये एंटासिड को लेना छोड़ते हैं तो क्या होता है कि मज़ीद जो HCl की अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट में स्टमक में रिलीज होती है, और वो उस बुरे असरात भी आपके स्टमक के ऊपर डाल सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, जो कि आपके जो स्टमक की pH है उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। अब दूसरी ड्रग्स होती हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। हिस्टामिन स्टिमुलेट स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन स्टमक पाराइटल सेल टू इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कॉल्ड H2 रिसेप्टर। अब क्या है कि आपके जो स्टमक के अंदर पाराइटल लेयर है, उसकी पाराइटल सेल्स हैं, उसके ऊपर हिस्टामिन रिसेप्टर मौजूद हैं। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं कि सिचुएशन को जज करके कि एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए कि नहीं, एंजाइम को एक्टिवेट करना है कि नहीं, तो ये क्या करते हैं वक्तन फ़वक्तन गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज़ करते हैं कि उसकी जो प्रोडक्शन है उसको इन्हांस करते हैं। अब हमने चूँकि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करना है, तो हमें क्या ऐसी टैबलेट लेनी होगी जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को रोके। H2 रिसेप्टर क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो हमने वो ड्रग लेनी है जो कि H2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर दे। ना H2 रिसेप्टर काम करेंगे, ना ही गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन होगी। ठीक है,
तो इसलिए अब हम जो टैबलेट यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर्स होते क्या हैं, ये आपकी स्टमक के वॉल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब हमने ड्रग ऐसी लेनी है जो H2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करे ना। क्यों ब्लॉक करे कि H2 रिसेप्टर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को ज़्यादा कर रहा है, तो हमने इनके ब्लॉकर्स यूज़ कर रहे हैं ताकि इसकी प्रोडक्शन कम हो सके। ठीक है, अब इसको H2 एंटेगनिस्ट या H2 ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। ये क्या करेंगे, ये हिस्टामिन को रिलीज़ होने से रोकेंगे, और जब हिस्टामिन रिलीज़ नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन है वो भी रिलीज नहीं होगी। H2 एंटागनिस्ट और ब्लॉकर प्रिवेंट द हिस्टामिन एक्टिविटी रिलीज, दैट इज bind with it without activating it, so it is used in long term of peptic ulcer and GERD for the regulation of गैस्ट्रिक एसिड डिजीज़। अब जो भी स्वेयर डिजीज़ हैं, पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ या गैस्ट्रोइसोफेगर जो रिफ्लैक्स डिजीज़ है, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एंटासिड काम नहीं करते, तो उनके लिए H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज़ करते हैं। दे पोजेस गुड सेफ्टी प्रोफाइल, देयरफॉर अवेलेबल ओवर द काउंटर प्रिपरेशन। अब ये आम जो फार्मेसी है, इधर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी हम ये ड्रग्स ले लेते हैं। H2 ब्लॉकर रिमेन एन ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग माइल्ड ओकेजनल गैस्ट्रिक इरिटेशन। अब जो H2 ब्लॉकर है, हम इसको छोटे मोटे मसले के लिए भी, जैसे पेट दर्द है, पेट खराब है, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनको हम जो स्वेयर डिजीज़ हैं, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक एजेंट्स हैं जो H2 ब्लॉकर में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले सेमिटिडीन है, वो कौन सा है, इसको हम पहली दफ़ा जो H2 ब्लॉकर यूज़ हुआ था वो सेमिटिडीन था। इसके बाद दूसरी ड्रग आती गई, जैसे फेमोटिडीन है, निज़ाटिडीन है और रैनिटिडीन है। ये एग्जांपल हैं आपके H2 ब्लॉकर्स की। अब इसके एडवर्स इफेक्ट कौन से होते हैं, हेडेक होता है, डिजीनेस है, GIT के दूसरे मसले नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। इसके अलावा इन जो एंटासिड है और H2 ब्लॉकर्स हैं, इनके लिए टॉलरेंस जनरेट हो जाती है, एसिड रिबाउंड फिनोमेना होता है। एसिड रिबाउंड फिनोमेना का मैंने आपको पहले इसका बता दिया कि एक्सेस अमाउंट में अचानक से HCl रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब एक और ड्रग की टाइप्स हैं जो कि हम गैस्ट्रिक इश्यूज में यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। दीज ड्रग इनहिबिट द हाइड्रोजन, पोटाशियम और एटीपेज एंजाइम दैट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटिंग एसिड फ्रॉम द गैस्ट्रिक पाराइटल सेल इनटू द ल्यूमन ऑफ द स्टमक। अब जो पाराइटल सेल्स स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और एटीपेज एंजाइम। अब ये सारे एंजाइम क्या हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वजह से रुक जाते हैं, तो ना प्रोड्यूस होगा आपका गैस्ट्रिक जूस, ना एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ना एसिडिक एनवायरनमेंट जनरेट होगा। दिस एंजाइम इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन पंप। अब ये जो एटीपेज एंजाइम है, इनको हम प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, हम क्या करेंगे कि इन सारे हाइड्रोजन, पोटेशियम और एटीपेज एंजाइम्स को रोक देंगे, इसकी प्रोडक्शन रोक देंगे। किन के थ्रू रोकेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के थ्रू। PPIs भी इनको बोलते हैं, आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव एट इनहिबिटिंग द प्रोटॉन पंप। PPIs आल्सो हैव एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट अगेंस्ट हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोराई इन्फेक्शन। अब ये जो हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोराई इन्फेक्शन है, उसमें भी PPIs जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, ये इफेक्टिव हैं। अब इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन भी है। ये आपके ड्रग ऑफ चॉइस है, जिसको हम सीवियर कंडीशन में यूज़ करते हैं। अब PPIs कौन कौन से हैं, सबसे कॉमन है ओमेपेराजोल, इसोमपेराजोल, लेंजोपेराजोल, पेंटोपेराजोल, रेबिपेराजोल, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं कि टॉलरेंस क्रिएट हो जाती है, एसिड रिबाउंड फिनोमेना होता है। अब जो H. पाइलोराई है,
गैस्ट्रिक अल्सर के दौरान जो एच पाइलोराई इन्फेक्शन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ होता है? एच पाइलोराई इन द अपर जीआई ट्रैक इन पीपल विद गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज़ में काज पोटेंशिएट गैस्ट्रोड्यूडिनल अल्सर। अब इसकी वजह से गैस्ट्रोड्यूडिनल अल्सर भी हो सकता है। द एग्जैक्ट रोल ऑफ द बैक्टीरियम एज ए कॉजेटिव फैक्टर इन गैस्ट्रिक अल्सर रिमेन अनसर्टेन। तो वजह क्या है अल्सर क्रिएट करने की, वो अभी मालूम नहीं है। अब एच पाइलोराई का ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं। एक होती है ट्रिपल थेरेपी, एक होती है क्वाड्रपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी में 3 ड्रग्स देंगे, 2 एंटीबायोटिक दे देंगे और एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे देंगे। तो जो एंटीबायोटिक होंगी वो है एमोक्सिसिलिन, ठीक है, और दूसरी क्लेथ्रोमाइसिन, ठीक, और एक होगा पीपीआई। ट्रिपल थेरेपी होगी और क्वाड्रपल थेरेपी होती है एच पाइलोराई इन्फेक्शन में। जो ट्रिपल थेरेपी है इसमें 2 एंटीबायोटिक और 1 पीपीआई, और जो क्वाड्रपल थेरेपी होती है इसमें पीपीआई के साथ कोई जो बिस्मिथ है जो कंपाउंड उसको उसका फार्मूला मिक्स करके 2 एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन मेट्रोनिडाजोल के साथ मिक्स करके ये इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। अब कुछ दूसरी ड्रग्स हैं जो कि गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें एंटीकोलिनर्जिक हैं। ड्रग दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइकोलिन ऑन द स्टमक पाराइटल सेल विल डिक्रीज द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। अब जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो क्या करेंगी कि गैस्ट्रिक एसिड के रिलीज को ही कम कर देंगी, पर इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि इसकी वजह से आपका मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, पेशाब का मसला हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन, कन्फ्यूजन, मेंटल इरिटेशन होती है। अब कुछ ड्रग्स होती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, PGE2 बोलते हैं, PGI2। ये क्या करती हैं, ये भी गैस्ट्रिक जूस की जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट कर देती हैं। और जब ये गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगी तो क्या होगा कि जो स्टमक की म्यूकोजल लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब इसका एक काम ये होता है कि ये गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कम करती है, दूसरा काम ये होता है कि म्यूकोजल लाइन को डिवाइड करती रहती है, म्यूकोजल लाइन को मज़ीद मजबूत करती रहती हैं। तो इस तरह जो स्टमक है उसको मज़ीद प्रोटेक्शन मिलती रहती है। अब कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जैसे एनप्रोस्टिल है, मीज़ोप्रोस्टोल है। ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के तौर पे यूज़ करते हैं। इसको हम डायरिया में बड़े इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। इसके अलावा एंटी अल्सर्स भी ये यूज़ होती है। अब सुक्राल्फेट, अब ये जो ड्रग है सुक्राल्फेट इज डाइसैक्राइड दैट एक्सर्ट ए साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन द स्टमक म्यूकोजा। अब इसका क्या असर है कि ये स्टमक म्यूकोजा को प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है, मे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव जेल विद इन द स्टमक दैट एडहेयर टू द अल्सर एंड शील्ड देम फ्रॉम कंटेंट ऑफ स्टमक। अब इसका सुक्राल्फेट का काम क्या है कि ये स्टमक की जो इनर लेयर है उसके इर्द गिर्द एक जेल क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से स्टमक एसिडिक जो पीएच है उसके बुरे असरात से बच जाता है। कुछ एंटी डायरल ड्रग्स एजेंट्स हैं डायरिया में जो यूज़ होते हैं। तो वो डायरिया में होता क्या है, बेसिकली जीआईटी की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। जब जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी तो आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट का, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता। अब हमने वो ड्रग्स लेनी है जो कि स्टमक की मोटिलिटी जो ओवरऑल जीआईटी की मोटिलिटी इन्हांस हो गई है उसको डिक्रीज़ कर सके, ठीक है। अब ये जो जीआईटी की मोटिलिटी इन्हांस डिफरेंट किस्म की डिजीज़ में हो जाती है, जैसे डाइजेंट्री, अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोलेरा। कुछ ओपियोइड डेरिवेटिव हैं, कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट इनका होता है। इनका ये कब देंगे, जब हमने जीआईटी की मोटिलिटी को कम करना है। डायरिया में ये ड्रग्स देंगे, और इन ड्रग्स का जो पेट में दर्द हो रहा होता है, क्रैम्पिंग हो रही होती है, उसको कम करने के लिए इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट भी है, मतलब कि ये दर्द को कम करने के लिए भी यूज़ होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, डेफिनॉक्सिन, डेफिनॉक्सिलाइट,
नोक्साइलेट, लोपिरामाइड, ठीक है, ओपियम टिंचर, पेरिगोरिक एसिड पेरिगोरिक, ये डेरिवेटिव्स हैं जो कि एज ए एंटी डायरियल ड्रग यूज होते हैं। अब इनके साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन, ड्राउजीनेस, फटीग, डिजीनेस, तो ये सारे। इसके अलावा डिपेंडेंस, टॉलरेंस आज जनरेट हो जाती है। कुछ एड्सॉर्बेंट्स हैं जैसे कि क्वालिन, पैक्टिन और एटापल्काइट, ये वो ड्रग्स हैं जो कि जो बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट हैं, जो टॉक्सिसिटी इंटेस्टाइन में आती है, उसको कम करने के लिए ये एड्सॉर्बेंट्स इस्तेमाल होती हैं। These adsorbents sequester the harmful product that cause the diarrhea। अब ये क्या करते हैं कि जितना भी बैक्टीरिया जो कि आपके स्टमक के अंदर इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर रहा है, उनके जितने भी जो प्रोडक्ट रिलीज होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने साथ अटैच कर लेगा और जो भी इसके साइड इफेक्ट हैं उससे बचा लेगा। बिस्मिथ सैलिसाइलेट, अब ये भी एंटी डायरियल इफेक्ट है। इसका काम है स्टिमुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लोअर जीआईटी ट्रैक्ट, thus डिक्रीजिंग फीकल फ्लूइड लॉस। अब इसका क्या काम है कि ये जीआईटी ट्रैक की जो मूवमेंट है उसको स्लो करके जितनी भी एब्जॉर्प्शन है, यूजफुल एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स की, वो करवाता है। बिस्मिथ कंपोनेंट ऑफ दिस कंपाउंड में है एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट, इसका ये बैक्टीरिया को किल भी करता है। डिसैलिसाइलेट कंपोनेंट में इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन दैट इरिटेट द इंटेस्टिनल लाइनिंग। अब ये क्या करते हैं कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को भी इनहिबिट कर देता है। डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन एंड एक्सर्ट एंड एसिड इफेक्ट। अब क्या करता है कि ये जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन है उसको भी कम करता है, तो एज ए एंटी एसिड भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको एंटीबैक्टीरियल जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है उसमें भी यूज़ करते हैं। लग्जेटिव क्या होती हैं? कॉन्स्टिपेशन के दौरान जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं उसको लग्जेटिव बोला जाता है। लग्जेटिव का काम क्या होता है कि ये जो स्टूल होता है, जो फीसिस होता है, उसको बॉडी से डेफिकेट करने में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका ये दिया किन पेशेंट को जाता है? जो बेड बाउंड पेशेंट होते हैं, जिनके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी जिनमें आ जाए, उन पेशेंट को लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं। किसी की सर्जरी हुई हो तो उन पेशेंट को लैक्सेटिव दिए जाते हैं। अच्छा, इस जो लैक्सेटिव है इसको लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो एज ए एब्यूजिव ड्रग भी यूज़ हो सकती है ये। लुब्रिकेंट एंड स्टूल सॉफ्टनर, अब जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उनके लिए लुब्रिकेंट और स्टूल सॉफ्टनर यूज़ किए जाते हैं ताकि इजीली उनका स्टूल पास हो सके। अब वो कौन कौन से एजेंट है? मिनरल ऑयल है, डोकोसीड्स हैं। ये क्या करते हैं कि इसकी वजह से जो वाटर कंटेंट होता है बॉडी से वो ज़्यादा वो फीसिस में एब्जॉर्ब हो जाता है और स्टूल को, फीसिस को ये सॉफ्ट कर देता है और इजीली फिर एनएस से स्टूल पास हो जाता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट नोजिया, क्रैम्प्स होते हैं। इसके अलावा वॉमिटिंग हो सकता है। Excessive loss of water and concomitant loss of the electrolyte may transpire resulting in dehydration, possible acid-base imbalance। अब जो लग्जेटिव का ज़्यादा यूज़ है वो क्या कर, उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जो पानी एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए बॉडी में वो स्टूल में एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी बॉडी से निकल रहे हैं फीसिस के थ्रू, और इस तरह पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ सकती है, पानी की कमी आ सकती है, पेशेंट वीक हो सकता है। अब एमेटिक्स क्या है? एमेटिक्स आर यूज्ड टू इंड्यूस वॉमिटिंग। जब हम वॉमिटिंग, किसी पेशेंट ने अगर पॉइजन ले लिया या उसकी बॉडी में कोई टॉक्सिक मटेरियल इंजेस्ट कर लिया, उसने खा लिया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से उसको वॉमिट इंड्यूस करवाते हैं। अब वॉमिटिंग इंड्यूस की कौन सी ड्रग्स के थ्रू होती है? उनको एमेटिक्स बोलते हैं। एपोमॉर्फिन एंड एपिकेक ये उसकी एग्जांपल है एमेटिक्स की। अब ये क्या करते हैं कि ये आपके मेडुलरी जो एमेटिक सेंटर है, जो दिमाग के अंदर वॉमिटिंग का सेंटर है, उसको स्टिमुलेट करता है और वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है।
अब एंटीएमेटिक्स क्या हैं कि अगर किसी को बीमारी के तौर पे वॉमिटिंग हो रही है, वो तो एमेटिक्स हम तब यूज़ करते हैं जब किसी ने कोई पॉइजन ले लिया है, स्टमक वॉश करना है उसका, या उसने कोई टॉक्सिन मटेरियल खा लिया है, तो उसके लिए हमने खुद ब खुद जो फोर्सफुली हम वॉमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं, उसके लिए एमेटिक्स यूज़ होते हैं। अब किसी को बीमारी के तौर पे वॉमिटिंग शुरू हो गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटी एमेटिक्स देते हैं। अगर हम एंटी एमेटिक्स को सिम्टम शो होने से पहले दे दें तो ये ज़्यादा अच्छा है। अब एंटी एमेटिक्स में एंटीहिस्टामिन और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग मौजूद होती है। Nausea, vomiting have many causes including drugs, cytotoxic agent, opioid, anesthetic and toxin. Vestibular disease, proactive movement, sea sickness, migraine and pregnancy। तो ये वो कंडीशन है जो कि वोमिटिंग और नोजिया काज करवाते हैं। तो इसलिए वोमिटिंग को मैंने ये बात पहले बता दी कि स्टार्ट होने से पहले रोक लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब कुछ एंटी एमेटिक्स हैं, उसके लिए हमें वोमिटिंग सेंटर का पता होना चाहिए। एमिसिस इज कोऑर्डिनेटेड बाय वोमिटिंग सेंटर इन मडुला। अब जो वोमिटिंग सेंटर है वो हमारे मडुला में वोमिटिंग सेंटर के नाम से मौजूद है। एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर इज कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। अब जो वोमिटिंग सेंटर है उसमें एक ट्रिगर जोन होता है जिसको कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। अब इसको CTZ से जाहिर करते हैं। CTZ is not protected by blood-brain barrier. It is partly of semi-ventricular system. It can be stimulated by circulating toxin or drugs. अब इसके लिए ब्लड ब्रेन बैरियर, किसी भी ड्रग को ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्ट जैसे ही बॉडी में कोई टॉक्सिन आएगा, जो कीमोरिसेप्टर ड्रग जोन है वो एक्टिवेट होके फौरन वॉमिटिंग को इंड्यूस करवा देते हैं। अब जो कीमोरिसेप्टर ड्रग्स ट्रिगर जोन है वो क्या है, उसके पास डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं। डोपामिनर्जिक ड्रग जो होती हैं जैसे कि जो कि पार्किंसन में यूज़ की जाती हैं, वो भी क्या करती हैं कि डोपामिन को जाके स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग दोनों हो सकते हैं। इसलिए जो पार्किंसन के डिजीज़ हैं उनको ज़्यादा वोमिटिंग हो रही होती है। डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट और एंटी एमेटिक्स आर यूज्ड टू रिड्यूस नोजिया वोमिटिंग एसोसिएटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमिट्रोजेनिक ड्रग। अब ऐसे जो पार्किंसन के पेशेंट हैं उनके लिए डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी साथ दिया जाता है। अब जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन्स हैं उस जो हम बात कर रहे हैं आपके ब्रेन के अंदर जो वोमिटिंग सेंटर है उसकी, वोमिटिंग सेंटर में ट्रिगर जोन्स हैं। अब उन ट्रिगर जोन के ऊपर डोपामिन रिसेप्टर्स भी हैं, उन ट्रिगर जोन के ऊपर 5HT3 रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं। ये क्या करते हैं कि ये वोमिटिंग को इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। बिकॉज दे हैव फ्यूअर अनवांटेड एक्शन, दे आर वाइडली यूज्ड टू प्रिवेंट और रिड्यूस द नोजिया वोमिटिंग एसोसिएटेड विद कैंसर, कीमोथेरेपी एंड जनरल एनेस्थीसिया। अब जो नोजिया और वोमिटिंग है कीमोथेरेपी के दौरान जो साइड इफेक्ट के तौर पे हो रही होती है, उसके लिए हमें क्या करना है कि 5HT3 एंटागनिस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। Dopamine antagonist and 5HT3 antagonist are ineffective in reducing the nausea and vomiting of motion sickness। अब ये जो डोपामिन एंटागनिस्ट है इसको हम यूज़ कर रहे थे पार्किंसन के पेशेंट में। 5HT3 एंटागनिस्ट इनको हम किस में यूज़ कर रहे थे, ये वो ड्रग्स थी जो कि कैंसर के पेशेंट की अगर वोमिटिंग और नोजिया हो रहा है उसको कंट्रोल कर रही थी। अब अगर किसी को वक्ती तौर पे सफ़र की वजह से, मोशन सिकनेस की वजह से नोजिया वोमिटिंग हो रही है, तो उसके लिए हम डोपामिन एंटागनिस्ट या 5HT3 एंटागनिस्ट यूज़ नहीं करेंगे। हम एंटी मस्कुरेंजिस ड्रग्स या एंटीहिस्टामिन ड्रग्स यूज़ करेंगे। तो ये क्या करती हैं कि आपके ब्रेन में जो ट्रिगर सेंटर स्टिमुलेट हो गए हैं उसको इनहिबिट कर देती हैं। Substance P given intravenously causes vomiting, therefore it was reasoned antagonist of the substance P might have an anti-emetic effect। अब जो substance P है अगर इसको डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट करें तो ये वोमिटिंग काज करता है, ये वोमिटिंग सेंटर को इंड्यूस करता है। पर अगर हम substance P का
इनहिबिटर दे देंगे बॉडी में, तो वो क्या करेगा कि वॉमिटिंग को रोकेगा। अब इसकी एक एग्जांपल है एप्रीपिटेंट न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब इधर स्टमक के सॉरी आपके ब्रेन के अंदर जो वॉमिटिंग सेंटर मौजूद हैं उसके बारे में बताया कि आपके जो लेटरल रेटिकुलर फॉर्मेशन है मेडुला की, उसके अंदर ऑक्सिलरी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं जिनके अंदर फर्दर डिवीजन है लिम्बिक कॉर्टेक्स। These afferent presumably account for the nausea associated with unpleasant odor and sight। अब किसी को स्मेल से या कोई चीज़ देखने से उल्टी आ रही है तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? लिम्बिक कॉर्टेक्स। Cortical afferent are also involved in condition vomiting reflex that may occur when patients see or smell the cytotoxic drug they are about to receive। अब किसी को ड्रग दे के, अक्सर लोगों को कैप्सूल दे के, सिरप दे के उल्टी आना शुरू हो जाती है, तो वो किस वजह से, वो कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा है? कॉर्टिकल एफरंट। ठीक है। अब कुछ CTCs हैं जो कि मैंने पहले बताया कि कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन्स हैं, जिसके ऊपर डोपामिन रिसेप्टर थे, जिसके ऊपर 5-HT3 रिसेप्टर्स थे। न्यूक्लियस सॉलिटैरिस ये क्या करता है कि अगर किसी ने आपके तालू के अंदर उंगली डाली है तो उसकी वजह से जो उल्टी आती है, जो गैग रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, वो न्यूक्लियस सॉलिटैरिस कंट्रोल कराता है। स्पाइनल कॉर्ड, these are involved in nausea that accompanies physical injury। अब किसी को चोट लग गई है, जैसे कोई स्वेयर इंजरी हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड कट गई है, या किसी का किसी भी फिजिकल इंजरी की वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से जो नोजिया वॉमिटिंग होगा वो किस वजह स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा। Vestibular system, these are involved in nausea vomiting associated with vestibular disease and motion sickness। अब जो vestibular system की वजह से वो जो vestibular system है आपका, वो कौन से सिग्नल को कंट्रोल करता है? जब किसी सफ़र के दौरान जो नोजिया वॉमिटिंग होती है वो वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से होती है। ड्रग इंड्यूस वॉमिटिंग, साइटोटॉक्सिक ड्रग वेरी इन देयर एमेटिक पोटेंशियल बट सम सिस्प्लाटिन काज सीवियर वॉमिटिंग इन मोस्ट पेशेंट। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि वॉमिटिंग काज करती हैं, जैसे कि कैंसरस ड्रग्स होती हैं। कुछ ड्रग्स जैसे कि the emetic action of these drugs seem to involve the CTS and dopamine antagonists are often effective antiemetics। Prochlorperazine is a phenothiazine that has been widely used as an antiemetic। अब जो प्रोक्लोरोपेराजाइन है, इसको हम एज ए एंटीएमेटिक यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ लेस सेडेटिव देन क्लोरोपेरामाजीन बट मे कॉज सीवियर डिस्टोनिक रिएक्शन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपके मसल की टोन डिक्रीज हो जाती है। अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो मिटोक्लोपेरामाइड है। ये D2 एंटागनिस्ट है। ये क्या करती है कि इसका जो इफेक्ट है वो ये कि माइग्रेन के पेशेंट में ये पेन को कम कर देती है। इसके अलावा माइग्रेन कहते किसे हैं? जिसमें पेशेंट को सर दर्द हो रहा था। अब जो डोमपेरिडोन है, इसमें क्या होता है कि ये मेटोक्लोपेरामाइड की तरह ही है, इसके भी ब्लड ब्रेन को बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, तो इसकी वजह से पेशेंट पे जो बेहोशी की कंडीशन है वो तारी नहीं होती। 5-HT3 एंटागनिस्ट, अब एक और ड्रग है ओनडेनसिट्रॉन। ये भी क्या करती है कि इसके भी जो डोपामिन एंटागनिस्ट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और हेडेक काज होता है। ठीक है। It has been shown in clinical trial that severe vomiting caused by a highly emetic cytotoxic drug is controlled better by combination of intravenous antiemetic drug। अब अगर किसी को ब्रेन की वजह से कोई इस तरह की सीवियर किस्म की वॉमिटिंग हो रही है तो उस वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम जो ये एंटीएमेटिक्स हैं इनके कॉम्बिनेशन देते हैं, जैसे मेटोक्लोपेरामाइड को डेक्सामेथासोन के साथ मिला के हम
उसकी वोमिटिंग को इनहिबिट करते हैं। अब एक और कॉम्बिनेशन है ऑनडेंसेंट्रोन को हम डेक्सामेथासोन के साथ मिला के पेशेंट को देते हैं। एप्रीपिटेंट को is a neurokinin 1 receptor antagonist that block the action of substance P in CTs। अब ये क्या है कि जो कीमोटैक्सिक जो ट्रिगर जोन्स हैं उसको अगर वो स्टिमुलेट हो गया है तो उसको रोकने के लिए एप्रीपिटेंट हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। अब मोशन सिकनेस क्या है? मोशन सिकनेस इज वेरी कॉमन एंड डिफ्यूज सी सिकनेस, एयर सिकनेस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेलर, कोल्ड स्वेटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग। अब कुछ लोगों को बुलंदी में जाके, कुछ लोगों को पानी में जाके, कुछ लोगों को सफ़र करके वोमिटिंग, नोजिया वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, रंग पीला हो जाता है। The symptom and sign develop relatively gradually but eventually culminate in vomiting or retching, after which there is often a temporary lessening of malaise। अब होता क्या है कि कभी अचानक से उनको वोमिटिंग होते होते फिर ऐसी कंडीशन आती है, वोमिटिंग रुक जाती है, फिर दोबारा यही फेज चलता रहता है। कंटिन्यूड एक्सपोजर टू प्रोक्टिव मोशन, for example of a sheep, leads to increased protective adaptation and after 4 days most people are symptom free। अब होता क्या है कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको इस वजह से क्या होता है कि 4 दिन तक ये सिम्टम आते रहते हैं, उल्टियाँ वगैरह आती हैं, पर कुछ डेज बाद ये खुद ठीक हो जाती है। मोशन सिकनेस इज बिलीव टू बी ए रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्टिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, सिग्नल फ्रॉम आई एंड वेस्टिबुलर सिस्टम डू नॉट एग्री। अब होता क्या है बेसिकली कि इसमें ऐसे सिग्नल आपके आई और आपके एयर में जा रहे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिदम में नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी जो लेबरेंथीन है वो इम्पिंज हो रही होती है, डिस्टर्ब हो रही होती है, और वो आपके वेस्टिबुलर जो सेरिबलम है उसको डिस्टर्ब करती है और वोमिटिंग काज होती है। प्रोसीजर दैट रिड्यूस वेस्टिबुलर विजुअल कॉन्फ्लिक्ट में हेल्प। और कोई भी ऐसा तरीका का जिसमें उसकी जो देखना है, जो उसका सुनना है, वो दोनों नॉर्मल हो जाएं, तो क्या होता है कि उसका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो नॉर्मल हो जाएगा और वोमिटिंग रुक जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में हायोसिन्स ये देते हैं जो मोशन सिकनेस को रिड्यूस करती है। It is a muscarine receptor antagonist and frequently causes drowsiness, dry mouth and blurry। ये उसके साइड इफेक्ट हैं कि इसकी वजह से ड्राउजीनेस भी होती है, चक्कर आते हैं, गुनूदगी आती है, मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, नज़र नहीं आता। इसके अलावा सिनारिजीन ये भी क्या है कि ये भी एंटीहिस्टामिन है, इसको भी हम एज ए मोशन सिकनेस में देते हैं। वेस्टिबुलर डिजीज, labyrinths generate a continuous input to brainstem। Any pathological process that alter the balance of these tonus may cause dizziness। अब होता क्या है कि वेस्टिबुलर डिजीज जिसमें आपका कान का पर्दा डिस्टर्ब हो जाए, इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो टोन होती है, जो आपके ब्रेन स्टेम को सिग्नल जाता है, वो इक्वल नहीं जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को चक्कर आते रहते हैं। उसके जब वो चलता है उसको लगता है उसका सर बहुत हल्का हो गया है, चल नहीं सकता वो चक्करों की वजह से। तो ये किस वजह से हो रहा है? जो आपकी जो लेबरिंथिन्स हैं, आपके जो एयर से इनपुट जा रही होती है ब्रेन को, वो ठीक नहीं होती, इसी वजह से वोमिटिंग और नोजिया जनरेट होता है। एक्यूट लेबरिंथाइटिस ऐसी कंडीशन जिसमें लेबरिंथीन जो आपकी एयर में कवरिंग्स हैं वो क्या हो जाएं, वो स्वेलिंग हो जाए, तब भी वोमिटिंग नोजिया हो जाता है। अब ये कब होता है? ये मेनियर डिजीज़ में बहुत कॉमन है। अब इसको इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट नेम आने चाहिए कि किस किस डिजीज़ में कौन कौन सी टैबलेट्स यूज़ होती हैं। अब इसमें हम एंटीहिस्टामिन, सिनारिजीन, फिनोथाइजीन, प्रोमिथाइजीन, प्रोक्लोरोपेराजीन और बीटाहिस्टीन ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। अब प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी सबको आइडिया है कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें वोमिटिंग इंड्यूस होती है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोमेथाजीन देते हैं ताकि वो वोमिटिंग विदाउट
बेबी को रिस्क दिए वोमिटिंग कंट्रोल हो सके। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो जीआईटी के ड्रग्स दी जाती हैं, एमेटिक्स जो होती हैं, एंटीएमेटिक्स होती हैं, वो हमने देखी हैं। अब ये जो डायग्राम है, इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जो आपके ये ब्रेन है, ब्रेन स्टेम है, उसके अंदर जो कीमोटैक्सिक ट्रिगर जोन्स हैं, उसके पास D2, 5-HT3 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, डोपामीन रिसेप्टर्स हैं। अब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट कैसे कैसे हो रहे हैं, सैनाबिनॉल्स के थ्रू, सब्सटेंस पी के थ्रू, और अब जो एंटीहिस्टामीन है, एंटी मस्करिन ड्रग्स हैं, हायोसिन है, ये सारे क्या कर रहे हैं कि वो ब्रेन पे जाके इफेक्ट कर रहे हैं और आपके जो स्टमक है उसको रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब डोपामिन एंटागनिस्ट है, जिसके अंदर उन्होंने फर्दर एग्जांपल दी हैं, प्रोक्लोपैराजीन, मेटिक्लोपैरामाइड, डोमपेरिडोन, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं कि ये आपके ब्रेन स्टेम में जाके इफेक्ट करती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। जो नहीं समझ आया वो आप मुझे बताएं। आज का लेक्चर बेसिकली हमने जो जनरल ड्रग्स यूज होती हैं, जैसे कि जीआईटी के लिए जो मोस्ट कॉमन इश्यूज हैं, जीआईटी के इश्यूज होते हैं, तो उनमें जो जो ड्रग्स यूज होती हैं वो हमने पढ़ी हैं। एमेटिक्स जो वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, एंटीएमेटिक्स वो जो कि आपके जो वॉमिटिंग किसी को हो रही है डिजीज़ के तौर पे, तो उस सिम्टम को कैसे रिड्यूस किया जाता है वो हमने पढ़ा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।